तो अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अध्याय 11 के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो अध्याय 11 के आंकिक प्रश्न में जो सूत्र यूज होंगे वो ये सूत्र हैं। इनके अतिरिक्त और भी सूत्र हैं जो कि जब उनका प्रयोग किया जाएगा तो उनको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सूत्र है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर होता है mgh। और दूसरा है गतिज ऊर्जा जिसे हम K से प्रदर्शित करेंगे तो K बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। और फिर कार्य W बराबर FD होता है या FD इंटू कोस थीटा भी होता है। अर्थात यदि हमारे सवाल में F भी दिया हो, D भी दिया हो और थीटा भी दिया हो तब हम यह सूत्र यूज करेंगे। और इस सूत्र का उपयोग तो पिछले अध्यायों में भी कर चुके हैं। और फिर संवेग जिसे हम P से डिनोट करेंगे तो P बराबर होता है mv। तो इनके अतिरिक्त और भी सूत्र हैं वो बाद में यहाँ पर नोट कर लेंगे जब उन सूत्रों पर आधारित कोई आंकिक प्रश्न यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो M है, G है, H है, इनको तो हम पहले ही जान चुके हैं कि M जो होता है यह द्रव्यमान होता है और G गुरुत्वीय त्वरण है और H हाइट ऊंचाई है, D यहाँ पर विस्थापन है और F बल है, P तो संवेग है ही, W कार्य है, K गतिज ऊर्जा है और U स्थितिज ऊर्जा है। और यदि मात्रकों की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही रहेगा जो कि होगा जूल, जिसे हम J से भी डिनोट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर है संवेग। तो संवेग का जो मात्रक होगा वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अथवा न्यूटन प्रति सेकंड। तो अध्याय 11 के पहले सवाल में कह रहा है कि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है जिससे पिंड 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। किए गए कार्य की गणना करें जब यह बल क्षैतिज से निम्नलिखित कोण बनाता हो, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं जो हमारे पास सवाल में दिया होता है। तो यहाँ पर बल दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है कि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल। तो जो 50 न्यूटन है यह F है क्योंकि यहाँ पर बल की बात की गई है और बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। या हम मात्रक से भी पता कर सकते हैं कि यह बल का ही मात्रक होता है जो कि है न्यूटन। तो यह दिया है F जो कि है 50 न्यूटन। और फिर कह रहा है कि जिससे पिंड 4 मीटर विस्थापित हो जाता है, मतलब पिंड का 4 मीटर विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो D बराबर दिया हुआ है 4 मीटर। तो हमें कार्य W का पता करना है क्योंकि सवाल ने कहा है कि किए गए कार्य की गणना करें। कब? जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो। तो पहले सवाल में जो हमारे पास थीटा है वह है 0 डिग्री। तो लिखेंगे इसलिए कार्य W बराबर, तो देखिए W बराबर FD भी होता है और FD कोस थीटा भी होता है। तो चूंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे FD कोस थीटा। तो W बराबर FD कोस थीटा। तो अब यहाँ पर हम सबके मान रख दें। तो F का मान है 50, तो 50 गुणे D का मान है 4 और इंटू कोस थीटा। तो थीटा की जगह हमें लिखना है 0 डिग्री। तो यह हो जाएगा 50 चक्कू 200 इंटू कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यह हो जाएगा 200 + 200। तो चूंकि यह आया है W और W का मात्रक भी हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि होता है कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जो कि होता है जूल। तो यहाँ पर जूल लिख दें या जूल नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम J भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ही चीज लिखें। इसी प्रकार दूसरे नंबर में जब थीटा हमारे पास हो 60 डिग्री, W बराबर क्या हो जाएगा इसी सूत्र से FD कोस थीटा से। तो F है 50 गुणे D जो कि है 4 और कोस थीटा जो कि है 60 डिग्री। तो यह हो जाएगा 200 गुणे कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 0। तो यह बचेगा 100। तो यह आ गया W का मान 100 जूल। कब आया यह मान? जब थीटा का मान है 60 डिग्री। इसी प्रकार तीसरे सवाल में जो हमारे पास थीटा है वह है 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए कार्य W बराबर FD कोस थीटा। तो F रहेगा 50 और D रहेगा 4 इंटू कोस थीटा रहेगा 90 डिग्री। तो यह हो जाएगा 200 गुणे कोस 90 अंश का मान होता है 0। तो 200 की गुणा जब 0 से कराएंगे तो यह 0 हो जाएगा।
तो एक आंसर हमारा यह आ गया, एक यह आ गया और एक यह आ गया। तो देखिए दूसरा सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल, मतलब F दिया हुआ है 20 न्यूटन, फिर कह रहा है कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो थीटा भी हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि पिंड पृथ्वी पर 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो मतलब D भी हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए, मतलब हमें W ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही सूत्र लगा देंगे, F D cos थीटा। तो F यहाँ पर है 20 और गुणे D है 3 और गुणे कोस 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/2। तो 2 कम 2 2.20, तो यह आ जाएगा 10 तिया 30 जूल। तो यह भी इस प्रकार से हो जाएगा। तो दूसरे सवाल का जो आंसर आएगा वह आएगा 30 जूल। तो तीसरे सवाल में कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों में 5:6 का अनुपात है। यदि उनके वेग परस्पर बराबर हों तो गणना करें उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात और संवेगों में अनुपात। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में दो पिंडों के द्रव्यमानों का जो अनुपात दिया है वह 5:6 है। मतलब जो दो पिंड दिए हुए हैं उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों में जो अनुपात है वह 5:6 है। तो जो द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान का जो संकेत होता है वह होता है m। तो चूंकि यहाँ पर दो पिंडों के द्रव्यमानों की बात की गई है इसलिए पहले पिंड के द्रव्यमान को मान लेते हैं m1 और दूसरे पिंड के द्रव्यमान को मान लेते हैं m2। तो जो m1 अनुपात m2 है, मतलब दोनों पिंडों में जो अनुपात है वह है 5:6। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना पहले पिंड का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, या डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है जिसे यदि हम बटे के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 5/6, क्योंकि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। और फिर कह रहा है कि उनके वेग परस्पर बराबर हैं। तो वेगों में यदि पहले पिंड के वेग को हम v1 मान लें और दूसरे पिंड के वेग को हम v2 मान लें, तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए इनके दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह दे दें। ठीक है, तो यह भी हमारे सवाल में दिया है कि उनके वेग परस्पर बराबर हैं, जो कि यहाँ पर हमने बराबर कर दिया। ठीक है, तो चूंकि m1/m2 यहाँ पर किया गया है इसलिए हम चाहें तो इसको भी v1/v2 कर सकते हैं, क्योंकि यदि इसके गुणे में 1 मान लें तो v2 जो है यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 1 और चाहे तो फिर v2 को उधर भेज दें तो v2 पुनः इसके जैसा बन जाएगा। तो वेगों में जो अनुपात होगा वह अनुपात होगा 1:1, क्योंकि बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो अब हमें इसके पहले खंड में हमें यह पता करना है कि गतिज ऊर्जाओं में कितना अनुपात होगा। तो पहला नंबर डाल दें। तो पहले सवाल में कह रहा है कि उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा को हम चूंकि K से प्रदर्शित करते हैं इसलिए हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना पहले पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर K1 तथा दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर K2 है, या डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, पहला नंबर डालेंगे, लिखेंगे K1 अनुपात K2। तो यहाँ पर जो K1 है यह पहले पिंड की गतिज ऊर्जा है और जो K2 है यह दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा है। तो इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बराबर लगाएंगे, चाहे तो इसे हम K1/K2 लिख सकते हैं जैसे कि इन दोनों को किया गया था। अब इसे हल कर लेते हैं। तो चूंकि यह K1/K2 के बराबर चल रहा है इसलिए हम बराबर लगाएंगे। अब इसे हल करेंगे K1/K2। तो हम जानते हैं कि जो K होता है वह होता है ½ mv²। तो चूंकि यहाँ पर हम K1 निकालने जा रहे हैं, मतलब पहले पिंड की गतिज ऊर्जा यदि हम निकालते सूत्र की सहायता से तो लिखते 1/2 गुणे mv²। तो यह तो है सिर्फ गतिज ऊर्जा, तो चूंकि यह पहले पिंड की गतिज ऊर्जा है इसलिए हम इसको m1 मान लें और इसको v1 मान लें। ठीक है, और बटे में है K2 तो सूत्र तो वही रहेगा ½ mv², लेकिन यह दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा है इसलिए इसको m2 और इसको v2 मान लें। तो यहाँ से 1/2 ऊपर नीचे होने की वजह से कट जाएगा और इसे चाहे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं m1
अपान M2 एक पास कर लें और इंटू V1 अपान V2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, M1 के बटे M1 कर लिया गया और V1 के बटे V2 कर लिया गया और दोनों पर स्क्वायर है इसलिए दोनों को बंद करके स्क्वायर लगा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर M1 है इसलिए यहाँ पर M1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए M1 बटे M2 का मान हमारे पास है जो कि है 5/6। तो हम इसकी जगह पर 5/6 लिखेंगे और गुणे V1 बटे V2 जिसका मान है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे जिसका हमें स्क्वायर भी करना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो यह 5/6 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो यह 5/6 ही रहेगा और 5/6 को हम चाहें तो 5:6 लिख सकते हैं, जो कि यह आया है बराबर K1:K2, क्योंकि इसी को हल करते करते हम यहाँ तक आए हैं। तो 5:6 गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे खंड में हमें संवेगों में अनुपात ज्ञात करना है, तो चूंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको हटा देते हैं। तो दूसरा नंबर, इसमें भी चाहे तो मान सकते हैं कि माना पहले पिंड का संवेग P1 तथा दूसरे पिंड का संवेग P2 है, या डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर P1 अनुपात P2 बराबर, मतलब इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, दोनों पिंडों के संवेगों का। तो इसे भी हम P1 अपान P2 लिख सकते हैं और P बराबर होता है mv, तो बराबर M1 V1 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले पिंड का जो संवेग होगा वह होगा M1 V1 और दूसरे पिंड का जो संवेग होगा वह होगा M2 V2। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M1 अपान M2 V1 अपान V2, ताकि हम इनके मान रख सकें। तो M1 अपान M2 का मान है 5/6 और गुणे V1 अपान V2 का मान है 1। तो 5/6 की गुणा 1 से कराएंगे तो यह भी 5/6 ही रह जाएगा, जिसे हम चाहें तो 5:6 लिख सकते हैं। तो यह आ गया P1 अनुपात P2, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस चौथे सवाल में कह रहा है कि 2 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम के दो पिंडों के संवेग समान हैं, मतलब जो पिंडों का द्रव्यमान है वह तो अलग अलग है, जो कि है 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, लेकिन उनके संवेग समान हैं। तो हमें ज्ञात करना है वेगों और गतिज ऊर्जाओं में अनुपात। तो हमारे पास जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो हमारे पास दिया हुआ है पहले पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, तो पहले पिंड के द्रव्यमान को हम M1 से प्रदर्शित कर लें। ठीक है, तो M1 बराबर है 2 kg तथा दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है जिसे हम M2 मान लें, तो M2 बराबर दिया हुआ है 8 किलोग्राम। और चूंकि संवेग जो है वो समान है तो संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए तो पहले संवेग को P1 मान लें और दूसरे संवेग को P2 मान लें, जो कि ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो समान के लिए हमें बराबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे तो इन दोनों का हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अनुपात की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो यह हो जाएगा M1 अपान M2 बराबर 2/8 करेंगे। M1 का मान 2, M2 का मान 8, तो जब हम इसे काटेंगे तो 2 कम 2, 2 चक्कू 8, तो यह आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार जब हम P1 और P2 में अनुपात निकालेंगे तो P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे कि अभी किया गया था, क्योंकि यह P2 जो है बटे में आएगा तो इधर 1 बचेगा, जो कि वही चीज लिखा गया है। तो अब पहले खंड में हमें वेगों में अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो पिंडों का वेग है वह पहले पिंड का वेग है V1 और दूसरे पिंड का जो वेग है वह है V2। तो हमें V1 अनुपात V2 फाइंड करना है। तो चूंकि V का कोई डायरेक्ट सूत्र तो है नहीं, तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास P दिया हुआ है और M दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें P भी आता हो, M भी आता हो और V भी आता हो, जिसे हमें ज्ञात करना है? तो वह सूत्र है P बराबर MV। तो इसमें P भी है, M भी है, V भी है, तो लिखेंगे इसलिए P1 अनुपात P2 बराबर हो जाएगा, P का मान रख दें जो कि है MV। तो चूंकि यहाँ P1 का मान है इसलिए इसको हम M1 और इसको V1 मान लें। इसी प्रकार P2 को हम M2 इंटू V2 लिखेंगे। तो अब जिनके जिनके मान है वो मान रख दें। तो यह तो हो जाएगा P1 अपान P2 जिसका मान हमारे पास है जो कि है 1, तो इसे बाद में रख लेंगे। पहले इसे अलग कर लें, M1 बटे M2 कर लें और इसको V1 अपान V2 कर लें।
तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो P1 अपान P2 का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और बराबर M1 अपान M2 का मान है 1/4, तो 1/4 इंटू V1 अपान V2। तो चूंकि हमें V1 अनुपात V2 लाना है, अर्थात V1 बटे V2 यदि आ गया तो यह भी आ जाएगा। तो जो यह 1/4 है इसको हम उठाकर इधर ले आए, तो 4 इधर बटे में है, जब इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4/1 और यहाँ पर 1 ऑलरेडी है और इधर बचेगा V1 अपान V2, तो यह हो जाएगा 4×4/1, अर्थात जो V1 बटे V2 का मान आया है वह आया है 4/1। तो यहाँ से यदि हम V1 अनुपात V2 निकालें तो V1 अनुपात V2 बराबर क्या हो जाएगा 4:1, तो इसे हम लिखेंगे 4:1, अर्थात जो वेगों में अनुपात होगा वह होगा 4:1। इसी प्रकार दूसरे खंड में हमें गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है, तो गतिज ऊर्जा को हम K से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमें K1 अनुपात K2 फाइंड करना है। तो चूंकि K का डायरेक्ट मान होता है इसलिए चाहें तो इसे हम यहीं पर बटे में कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा K1 अपान K2। तो K बराबर होता है हाफ mv², तो चूंकि हम K1 पर निकाल रहे हैं इसलिए हाफ m1v1² हो जाएगा, अपान फिर K2 हाफ m2v2² हो जाएगा। तो 1/2 1/2 तो कट ही जाएगा और इसे जब हम अलग अलग लिखेंगे m1 बटा m2 रखेंगे और इंटू v1 अपान v2 करेंगे और सबका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो m1 अपान m2 का मान कितना है 1/4, तो 1/4 गुणे v1 अपान v2। तो v1 अपान v2 हमारे सवाल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन अभी अभी हमने पहले खंड में ज्ञात किया v1 अनुपात v2 जो कि आया था 4:1। तो गुणे में लिखेंगे 4/1, क्योंकि 4:1 को हम 4/1 लिखेंगे और जिसका हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यह हो जाएगा 1/4 गुणे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4×4 4 चक्कू 16 यह कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 4/1। और यदि हम अनुपात की बात करें तो K1 अनुपात K2 आ जाएगा। इस 4/1 को हम लिख सकते हैं 4:1। तो यह भी हमारा एक आंसर आ गया। तो देखिए 5वें, 6ठे और 7वें सवाल में भी अनुपात की ही बात की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार के 2 सवाल हो चुके हैं, तो ये 3 सवाल तो आप उन दोनों सवालों के आधार पर कर ही सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है, इसका भी वीडियो बना देंगे। तो अब इस 8वें सवाल में कह रहा है कि बंदूक की नली से 20 ग्राम की एक गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छूटती है। गोली की निकलते समय ऊर्जा किस प्रकार की होगी, इसकी गणना भी करें। तो हमें इस सवाल में यह पता करना है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाएगी तो गोली में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह किस प्रकार की होगी। तो चूंकि बंदूक से जब गोली निकलेगी तो वह गति करते हुए निकलेगी, ठीक है, जिसकी गति है 50 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जो गोली की ऊर्जा होगी वह होगी गतिज ऊर्जा। तो लिखेंगे गोली की निकलते समय ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी। तो गोली की हो गई गतिज ऊर्जा। अब हमें इस गतिज ऊर्जा की गणना भी करना है, मतलब गतिज ऊर्जा का हमें मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर, तो गतिज ऊर्जा को हम K से डिनोट करते हैं जिसका फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ m हमारे पास दिया हुआ है 20 ग्राम, तो m जो हमारे पास है वह है 20 ग्राम और जो हमारे पास वेग है v, तो v यहाँ पर दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो चूंकि जो v का मान है यह है MKS पद्धति में और जबकि यह है CGS पद्धति में। तो हम जानते हैं किसी भी सवाल को हल करने के लिए सारी यूनिटियां एक जैसी होनी चाहिए, मतलब एक ही पद्धति में होनी चाहिए और ज्यादातर सवाल हमारे MKS पद्धति पर ही लगते हैं। तो यह तो MKS पद्धति बनाया मिल गया है, लेकिन यह MKS पद्धति में नहीं है। तो पहले तो हम इस 20 ग्राम को किलोग्राम बना लें। तो चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 20 ग्राम में यदि किलोग्राम हम पता करना चाहते हैं तो 20 बटा हमें 1000 करना पड़ेगा, तो बन जाएगा किलोग्राम।
यह चीज तो हम चैप्टर 1 में बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो इस m का मान हम यह 20 ग्राम ना रखकर 20/1000 किलोग्राम रखेंगे और फिर गुणे v स्क्वायर। तो v का मान है 50, जिसका हमें करना है स्क्वायर, अर्थात 50 को हम 2 बार लिख दें इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसे हल कर लें। तो एक जीरो से यह जीरो कट जाएगा, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 5 अक्कम 5, 5 दूना 10 और 2 अक्कम 2, 2 दशांश 20, 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर ही बचा है सिर्फ 5। 1 5 यह बचा है, 1 5 यह बचा है, तो 5 5 हो जाएगा 25। तो चूंकि यह ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो जे लिख दें अथवा जूल लिख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि 1000 मीटर की ऊंचाई से किसी जहाज से 500 ग्राम का एक गोला गिराया जाता है। गणना कीजिए पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले की ऊर्जा और उसका वेग। तो अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि 1000 मीटर की ऊंचाई से किसी जहाज से 500 ग्राम का एक गोला गिराया जाता है। गणना कीजिए पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले की ऊर्जा, और हमें ज्ञात करना है दूसरे नंबर में कि पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले का कितना वेग होगा। तो पहले सवाल में हमें k ज्ञात करना है और दूसरे में हमें v ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 100 मीटर की ऊंचाई मतलब हाइट दी हुई है, जिसे हम h से प्रदर्शित करेंगे। तो h बराबर 1000 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं दिया है। और दिया हुआ है 500 ग्राम का एक गोला, मतलब गोले का द्रव्यमान दिया हुआ है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर 500 ग्राम। जो यह ग्राम दिया हुआ है यह सीजीएस पद्धति में है और हमें चाहिए एमकेएस पद्धति में। तो जो यह ग्राम है इसे पहले हम किलोग्राम बना लें, तो हमें 1000 से भाग कराना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 500/1000 और इस ग्राम की जगह पर लिखेंगे किलोग्राम। तो जब इसे काटे पीटेंगे तो यह हो जाएगा 500 कम 500, 500 दूनी 1000, अर्थात 1/2 हो जाएगा किलोग्राम, जो कि है m। तो ये दो चीजें तो हमारे सवाल में दी हुई हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले की ऊर्जा कितनी होगी। तो k ज्ञात करने के लिए हमारे पास m होना चाहिए और v भी होना चाहिए। तो m तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास v नहीं है। तब हम गति की जो 3 समीकरण होती हैं उनका प्रयोग करेंगे और गति की तीनों समीकरण जो ये होती हैं इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे चैप्टर 4 में सीख चुके हैं। तो गति की इन तीनों समीकरणों में से किसी एक का प्रयोग करके हम v स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं या v का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमारे पास m और v आ जाएगा तब हम आसानी से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमें यह देखना होता है कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो v है, v तो ज्ञात करना है, तो v की हमें जरूरत है, और u, और जो यहाँ तीनों समीकरणों में u है तो u तो 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाएगा तो गोले का जो प्रारंभिक वेग होगा वह तो 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं तो u तो 0 ही रहेगा। अर्थात हमारे पास u दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है जो कि है 1000, और v हमें ज्ञात करना है। अर्थात ये 3 चीजें देखना है हमें कि किस सूत्र में है। तो इसमें v भी है, u भी है, लेकिन a और t हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम इस समीकरण का उपयोग नहीं करेंगे। फिर दूसरी समीकरण में h, लेकिन इसमें t आ गया जो कि t का मान हमारे सवाल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और जब हम तीसरी समीकरण की बात करें तो तीसरी समीकरण में देखिए v हमें ज्ञात करना है, u भी हमारे पास है और h भी हमारे पास है। और रह गई बात g की, तो g का मान तो हम जानते ही हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात यदि हम गति की तीसरी समीकरण का उपयोग करें तो v का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सूत्र v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u का मान 0 रखेंगे क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g का मान रखेंगे 9.8 और गुणे h। तो h हमारे पास है 1000। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से 0 स्क्वायर का मान तो 0 ही रहेगा, फिर हमें 2 की गुणा 9.8 में करानी है, तो यह हो जाएगा 2 8 16, 2 नाम 18 1 19, 196, और 3 0 है इसलिए 3 0 हमें लगाने होंगे, और फिर इसकी गुणा हमें 1000 से भी करानी है तो हमें 3 0 लगा देने होंगे, और चूंकि 1 पर दशमलव भी है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा 19600। तो चूंकि सूत्र में हमें v स्क्वायर की जरूरत है
तो यहाँ तो आ गया v स्क्वायर का मान, तो v स्क्वायर का मान अब हम इस सूत्र में रख देंगे तो k का मान निकल आएगा। तो पहला नंबर डालेंगे क्योंकि पहले सवाल में ही हमें k का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से k का मान हो जाएगा 1/2 इंटू m का मान रखेंगे 1/2 और गुणे v स्क्वायर का मान रखना है 19,600। तो अब इसको काट लें तो 2 कम 2, 2 नाम 18, 2 अट्ठी 16 और 2 जीरो, फिर यह 2 से कट जाएगा तो 2 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 2 जीरो। तो k का मान आ जाएगा 4,900 और k का मात्रक रखेंगे जूल। तो यह आ गई गतिज ऊर्जा, और चाहे तो हम स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगी। तो यदि यहाँ से हम U निकालें तब भी 4900 ही आएगा, क्योंकि U बराबर होता है mgh। ठीक है, तो यदि यहाँ हम मान रखें m का 1/2 और g का 9.8 और गुणे h का मान 1000, तो जब इसे काटे पीटेंगे तो यह हो जाएगा 2 कम 2, 2 चक्कू 8, डेसिमल 2 नाम 18। तो 4.9 की गुणा जब हम 1000 से कराएंगे इस प्रकार से तो 3 जीरो लगा लेंगे, और चूंकि 1 पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा भी 4900 जूल आ जाएगी। लेकिन इस सूत्र का उपयोग हम जब करते जब यही गोला ऊपर रखा होता, मतलब 1000 ऊंचाई पर ऊपर रखा होता, तब हम यह सूत्र यूज करते। ठीक है, लेकिन सवाल ने हमसे कहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले की ऊर्जा क्या होगी, और दूसरे खंड में वेग पूछा गया है। तो वेग तो यहाँ पर निकाल लिया गया था जो कि आया था v स्क्वायर बराबर 19,600। तो यदि यहाँ से हम खाली v का मान ज्ञात करें तो इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा सकते थे, तो यहाँ से हम v का मान निकाल सकते थे। ठीक है, या यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लें और लिख दें v स्क्वायर बराबर 19,600। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को उठाकर जब इधर लेकर आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 19,600 का। तो चूंकि जो यहाँ पर 196 है यह 14 का वर्ग है, तो 14 के गुणा कराएंगे तो 196 हो जाएगा। तो इसको हम 14 के घात 2 लिख सकते हैं, और जो ये 2 जीरो बचे हैं जिसे हम 100 लिख सकते हैं, और 100 को भी हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और सबका है रूट। यह इसलिए ऐसा किया गया है ताकि जिनके ऊपर स्क्वायर है वह रूट से बाहर निकल सके। तो 14 का भी स्क्वायर है तो 14 बाहर निकल आएगा, 10 का भी स्क्वायर है तो 10 भी रूट से बाहर निकल आएगा। तो यह हो जाएगा 14.140। यह हम यहाँ पर डायरेक्ट ही इस प्रकार से लिख सकते थे, v बराबर अंडर रूट 19,600 बराबर 140, डायरेक्ट भी रख सकते थे। तो v बराबर आ गया 140। तो चूंकि v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो यह भी हमारा एक आंसर आ गया। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि किसी 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली की गतिज ऊर्जा 10 जूल है, गोली का वेग ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है कि 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, तो गोली का द्रव्यमान दिया है जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर दिया हुआ है 5 ग्राम, और हम जानते हैं कि जो यह ग्राम है यह सीजीएस पद्धति में है, इसलिए पहले हम इसे एमकेएस पद्धति में बदलेंगे। तो एमकेएस पद्धति में इस ग्राम को हमें किलोग्राम बनाना होगा, तो ग्राम से किलोग्राम जब बनाते हैं तो हम 1000 से भाग कराते हैं, तो इस ग्राम की जगह पर किलोग्राम लिख देंगे जब हम 1000 से भाग कराएंगे। ठीक है, और हमारे पास गतिज ऊर्जा दी हुई है जो कि है 10 जूल। तो गतिज ऊर्जा को हम K से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए K बराबर हो जाएगा 10 जूल। और गोली का वेग हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें v ज्ञात करना है, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम सूत्र ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें m भी हो, k भी हो और v भी हो। तो ऐसा सूत्र यह गतिज ऊर्जा का है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें सब कुछ है, तो लिखेंगे सूत्र k बराबर हाफ mv स्क्वायर से। तो इस सूत्र में सबके अब मान रख दें, तो k का मान है 10, तो k की जगह 10 बराबर 1/2 गुणे m का मान है 5/1000 और गुणे v स्क्वायर। तो चूंकि हमें v स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, इसलिए v स्क्वायर को इधर ही रखें, और जो ये संख्याएं हैं इनको उठाकर इधर रख दें। तो इधर 10 तो ऑलरेडी है, जब 2 और 1000 उठकर इधर आएगा तो चूंकि इधर बटे में है, और जब इधर आएगा बराबर के इस साइड में तो यह गुणे में हो जाएगा, अर्थात ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 1000, और 5 ऊपर है, जब बराबर के इस साइड में आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ v स्क्वायर। तो यहाँ से 5 अक्कम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2 दूनी 4 गुणे 1000। तो 4 गुणे 1000 हम उधर कर सकते हैं और इधर v स्क्वायर कर दें,
तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1000। ठीक है, और 1000 की गुणा 4 से कराएंगे तो सीधे हम इसे 4000 भी लिख सकते हैं। और हमें चाहिए सिर्फ v का मान, इसलिए जब इस स्क्वायर को उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो 4000 का हो जाएगा अंडर रूट। तो चाहे तो 4000 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या इसमें से ऐसी कुछ संख्याएं निकाल लें जिसका हम वर्गमूल कर सकें। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 400 होता तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाता, क्योंकि 20 की गुणा कराते तो 400 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 400 गुणे 10, क्योंकि 400 को जब 10 से गुणा कराएंगे तो पुनः यह 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 400 तो बाहर निकल आएगा, क्योंकि जो 400 होता है वह 20 का वर्ग होता है, क्योंकि हम 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 20 तो बाहर निकल आएगा। लेकिन 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 10 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यह आ गया v का मान। चाहे तो इसे इतना ही रखें 20 अंडर रूट 10 मीटर प्रति सेकंड, या चाहे तो अंडर रूट 10 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर 20 से उसकी गुणा करा देंगे, तब हमारा आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो यदि हम 10 का वर्गमूल निकालें तो जब हम 10 का वर्गमूल निकालेंगे भागविधि से तब आएगा 3.162। तो यहाँ पर इसका मान भी रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 3.162। तो जब हम 20 से इसकी गुणा कराएंगे तो 0 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 कम 2 1 3 2 तिहाई 6, और 3 पर दशमलव लगाना है तो 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यह आ जाएगा 63.24। इस 0 को हटा सकते हैं, तो v का मान आ गया 63.24 मीटर प्रति सेकंड। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 11वें सवाल में कह रहा है कि 10 ग्राम का कोई पिंड 50 मीटर ऊंची छत से नीचे गिरता है, पृथ्वी पर पहुंचने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सवाल में हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम का कोई पिंड, तो m जो दिया हुआ है वह दिया है 10 ग्राम, क्योंकि यह पिंड का द्रव्यमान है और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे भी बदल लें, जैसे कि पिछले सवाल में भी बदला गया था ग्राम को किलोग्राम। तो 10 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से भाग कराएंगे, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचेगा 1/100, जो कि यह बना है किलोग्राम। और दिया हुआ है 50 मीटर ऊंची छत से नीचे गिरता है, तो h दिया हुआ है 50 मीटर, क्योंकि यह छत की ऊंचाई दी हुई है और ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर 50 मीटर। और सवाल में दे रखा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण g है वह है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान एक ही आता है। तो यदि हम यहाँ से स्थितिज ऊर्जा u निकालें तो u बराबर होता है mgh। तो यहाँ पर सबके मान हमारे पास हैं, m बराबर 1/100 है और g है 10 और h है 50। तो यहाँ पर हम 50 रखेंगे तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 5 जूल। लेकिन हमें स्थितिज ऊर्जा नहीं ज्ञात करनी है, क्योंकि सवाल ने हमसे गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। ऐसी ही स्थिति 9वें सवाल में भी थी, जिसमें u और k का मान बराबर ही आया था। तो यहाँ से यदि हम k का मान निकालेंगे तब भी 5 ही आएगा। तो हम इस सूत्र का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि यह है स्थितिज ऊर्जा और ज्ञात हमें करना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए 9वें सवाल में हमने सीखा था कि k ज्ञात करने के लिए हमारे पास m और v होना चाहिए। ठीक है, तो m तो हमारे पास है लेकिन v नहीं है, तो v निकाला गया था सूत्र v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से, गति की तृतीय समीकरण से। तो हमें v स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u का मान तो 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि 9वें सवाल में u का मान 0 रखा गया था, तो यहाँ पर u का मान भी हम 0 ही रखेंगे, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग है वह 0 ही होगा। फिर प्लस 2g का मान 10 रखेंगे और h का मान दिया हुआ है जो कि है 50। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 दूना 100 और 100 की गुणा 10 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 1000। तो यह तो आ गया v स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1/2 और m का मान है 1/100 और गुणे v स्क्वायर का मान है 1000। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10, तो बचेगा सिर्फ 5। तो देखिए k का मान उतना ही आया है जितना कि अभी u का मान आया था, जिसका मात्रक होता है जूल।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब 12वां सवाल आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड मकान की छत से पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल हो जाती है। पृथ्वी तल से मकान की छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड, तो द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर दिया हुआ है 10 ग्राम। और फिर कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा दी हुई है, तो गतिज ऊर्जा को हम k से प्रदर्शित करते हैं, तो k बराबर दिया हुआ है 1 जूल। तो हमें ज्ञात करना है पृथ्वी तल से मकान की छत की ऊंचाई, अर्थात हमें h ज्ञात करना है और g का मान दिया हुआ है सवाल में ही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तो सब कुछ सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दिया है। तो इस सवाल में हमें h का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh लगा दें तो यहाँ से h का मान निकल आएगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा सवाल में दिया नहीं है, गतिज ऊर्जा दी हुई है, इसलिए हम गतिज ऊर्जा के सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से h का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि k जो होता है वह U के बराबर होता है। तो यदि हम कि जो U होता है वह k के बराबर होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होगी, जो कि k का मान है 1, अर्थात U भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करें कि U बराबर mgh से, तो यहाँ U की जगह पर 1 रखेंगे और m यहाँ पर दिया हुआ है 10 ग्राम। तो चूंकि यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम से तो काम चल नहीं पाएगा, तो हमें बनाना पड़ेगा इसे किलोग्राम। तो जब हम इसे किलोग्राम बनाएंगे तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा किलोग्राम। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो 1/100 बचेगा। तो इस m की जगह पर हम 1/100 लिख सकते हैं और g का मान 10 दिया हुआ है और इनटू में h पड़ा रहने दें। तो 10 × 10 10,100। तो चूंकि यह जो 10 है यह बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 10 और इधर बचेगा h। तो h का मान आ गया 10। तो चाहे तो इस सूत्र से भी h का मान निकाल सकते हैं, जो कि आया है 10 मीटर। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। और यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करना चाहें गतिज ऊर्जा k बराबर ½ mv² का, तो यहाँ से भी हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि k बराबर होता है ½ mv²। तो जब हम k का मान 1 रखेंगे बराबर 1/2, m का मान 1/100 और v² पड़ा रहने दें, तो यह हो जाएगा 100 दूना 200, बटे में हो जाएगा 200 और 200 को उठाकर इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो 200 × 200 हो जाएगा। तो v² का मान आ जाएगा 200। ठीक है, और जैसे कि 9वें सवाल में गति के 3 समीकरणों में से किसी एक समीकरण का उपयोग किया गया था, तो यहाँ पर भी एक समीकरण का उपयोग करेंगे जिसमें कि h आता हो। तो गति की जो तीसरी समीकरण होती है v² बराबर u² प्लस 2gh, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं h का मान। तो यदि यहाँ से हम h का मान निकालें तो v² का मान अभी आया है 200, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 200 बराबर u का मान तो 0 ही रखेंगे, प्रारंभिक वेग 0 ही रहेगा, प्लस 2g का मान 10 और h का मान h हमें ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा 2.20h और प्लस में 0 है, यह तो हट ही जाएगा, तो 20h हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम h का मान पता करें तो जो यह 10 दूनी 20 है, यह उठकर इधर आएगा तो 200 के बटे हो जाएगा। तो 20 × 20 20 × 20 और 10, तो यहाँ से h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हमारा आंसर आ गया।